राजस्थान। श्री राजेंद्र पारिक। हाँ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। राजन जी, आपने मुझे सर एक कहना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण पे। पारिक साहब एक मिनट, पारिक साहब एक मिनट, माननीय एक सेकंड रुक जाए, कुछ कहना चाह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत दिनों एक पर्यावरण प्रेमी जीव रक्षा के प्रदेश अध्यक्ष लोनाम जी मेघवाल के ऊपर करकेड़ी में वो जीव प्राण बचाने गए थे उनकी टीम, तो उन लोगों ने 15-20 लोगों ने हमला कर दिया और वो SMS में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार से उन दोषियों को गिरफ्तार कर तुरंत प्रभाव सजा मिले और लोनाराम जी को उच्च स्तर की जो ट्रीटमेंट है, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, उनको सरकार के माध्यम से दिया जाए ताकि आने वाली समाज में ऐसा भय माहौल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र पारिक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे मुझे बोलने की इजाज़त दी। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो उनका एक संवैधानिक दायित्व है, उस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से और मंत्री परिषद के द्वारा अभिशंसित एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने पढ़ा। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का एक लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया। राज्यपाल महोदय स्वयं राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, वो सरकार के सारे हालात को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सीकर जयपुर में विराजते हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं कि राजस्थान सरकार ऑटो मोड पर चल रही है। उल्लेख करते हुए उन्होंने उन सभी लोगों को सम्मिलित किया इस बात में, किसान, युवा, महिला, श्रमिक, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित वर्ग, इन सबको शामिल किया। माननीय सभापति महोदय, इन सबको देख करके एक बात याद आ रही है मुझे। एक सेठ जी थे और वो अपनी घोड़ी को रोज कहते थे कि तुझे 20 किलो घी पिलाऊंगा। पड़ोसी ने पूछा एक दिन, यार तेरी घोड़ी मोटी कैसे नहीं हो रही है? तो बोले, यार मैं कहता तो रोज हूं उसको 20 किलो घी पिलाने के लिए, वे कैसे मोटी नहीं हो रही है। वैसे ही आपके इस डॉक्यूमेंट में सारे वर्गों को शामिल किया है और सारे वर्ग ये समझ भी रहे हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है। तो लगता है युवा जी से कोई गलती से कोई कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया और बाद में पता लगा कि कंपनी ने जो भी ये इतनी जो विशेषताएं बताई थी इनमें से तो एक भी नहीं है। अब पछता भी रहे हैं कि गलती तो हो गई लेकिन भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय ने इंद्रदेव की कृपा का भी जिक्र किया, पूरब से सूर्य निकलना है इसका भी जिक्र किया। हमको सबको पता है पूरब से निकल रहा है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने इसका विशेष जिक्र किया कि पूरब से सूर्य निकल रहा है और पश्चिम में रिफाइनरी लग रही है। माननीय सभापति महोदय, पूरब से सूर्य निकलने का जिक्र उन्होंने इस बात में किया कि सोलर ऊर्जा का राजस्थान एक बड़ा हब बन रहा है। विकास हो, लेकिन जिस कीमत पे विकास हो रहा है, आज एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है राजस्थान में, खेजड़ी बचाओ अभियान। इस सोलर ऊर्जा के बहाने खेजड़ियों का जिस तरह से कटान हो रहा है, इस कटान से प्राकृतिक जो असंतुलन होगा, किसानों को जो भारी नुकसान होगा, जमीन की जो उर्वरकता जो समाप्त होगी। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, ये सब वो क्षेत्र है जहां सोलर ऊर्जा का एक बड़ा हब बनाने की तैयारी चल रही है। विकास हो, किसी को ऐतराज नहीं इस बात से, लेकिन जिस कीमत पे हो रहा है, एनजीटी भी स्वयं इस बात का विरोध करती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का विरोध करती है। और बीकानेर में पिछले कई दिनों से कई संत महात्मा जो है इस बात के धरने पे बैठे हुए हैं कि कैसे भी खेजड़ी बचाओ। और उन्होंने यहां तक का ऐलान कर दिया कि अमृता देवी ने जिस तरह से 300 और कितने लोगों के साथ में अपना बलिदान दिया, हम उस बलिदान देने को तैयार हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक बार इस पे कभी संज्ञान नहीं लिया कि खेजड़ी को हम कैसे बचा सकते हैं और सोलर पावर का हम उत्पादन भी कैसे कर सकते हैं। एक तरीका माननीय सभापति महोदय ये होता है कि जितने हम पेड़ लगाएं, पेड़ों को हम लगाएं भी। इससे में उल्लेख किया है
कि 11 करोड़ और 70 लाख पौधे जो इन्होंने लगा दिए, लेकिन उनकी मोर्टेलिटी कितनी है। इन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जियोटेक के माध्यम से उसकी जो है हम जानकारी हासिल करेंगे। 70% से जियोटेक जो है वो अनुपलब्ध है। पेड़ लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, 11 करोड़ लगा दिया, लेकिन धरातल पे कितने हैं। इस बात को न तो हम जो है इस बात को महसूस करते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि हम इस प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं भुगतना हमको ही पड़ेगा। जियोटेक आपने एक अच्छा वो कर दिया कि साहब जियोटेक के माध्यम से हमको पेड़ों की पहचान होगी। पेड़ माननीय सभापति महोदय अपने आप नहीं पनपते। पेड़ों का पोषण करने के लिए एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती है वैसे पालना पड़ता है, उनका संरक्षण करना पड़ता है, उनको खाद देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, सर्दी से बचाना पड़ता है, गर्मी से बचाना पड़ता है। लेकिन इस बारे में हम कोई जिक्र नहीं करते। हमने पेड़ लगा दिया, कभी माँ के नाम पे लगा दिया, कभी हरियाला राजस्थान के नाम पे लगा दिया। माँ और हरियाली राजस्थान तो बहुत अच्छे हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उन पेड़ों को बचाएगा कौन। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी मान्य सदस्यों से जो है इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का संरक्षण करने के लिए कोई योजना बनाए, वो किसी भी रूप में हो। पेड़ का संरक्षण जरूरी है, लगाना से ज्यादा उतना उसका संरक्षण जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी का जिक्र किया गया माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। रिफाइनरी 22 सितंबर 2013 को उसका शिलान्यास हुआ था। 2018 में गवर्नमेंट बदली और जब शिलान्यास 2013 में हुआ था तो उसकी लागत थी 37,000 करोड़ रुपया। लेकिन राजनीतिक देश के चलते, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उसका फिर 2018 में फिर उसका शिलान्यास किया। ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका था, फिर उसका शिलान्यास किया। इस इतने बड़े अंतराल के बाद में बिना उसमें एक पैसा दिए हुए जो इतना बड़ा अंतराल लग रहा, 2013 में हुआ, 2014 में आगे थे। यदि आप बजटरी प्रोविजन करते, यदि आप बजट देते, तो आज उसकी कीमत बढ़कर के जो 70,000 करोड़ रुपया जो हो गया, ये नुकसान राजस्थान का भी नुकसान हुआ है। रिफाइनरी से बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट आने वाला है, रिफाइनरी से बायो प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं, पेट्रोकेमिकल का भी वहां पे जो है वो बनने वाला है। लेकिन 37,000 करोड़ के बदले आज हम यदि 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इस प्रतिशोध से किसको फायदा हुआ माननीय सभापति महोदय? भारत सरकार को नुकसान नहीं हुआ, एचपीसीएल को नुकसान नहीं हुआ, राजस्थान को नुकसान नहीं हुआ। केवल हम प्रतिशोध की बात करें और इन सारी बातों को भूल जाए कि हम नुकसान किसका कर रहे हैं। हम स्वयं उस आदमी की तरह से जो उस पेड़ को काट रहे हैं, जिसमें मैं स्वयं बैठा हुआ हूं और उसी को पेड़ को काटने में मैं लगा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत खेदजनक बात है। रिफाइनरी यदि तत्काल शुरू हो जाती, 2018 का इंतजार नहीं करते, तत्काल यदि शुरू हो जाती, तो आज उसका उत्पादन शुरू होता और 9 MTP जो है उसका उत्पादन शुरू होता, तो कम से कम 5-7 हजार करोड़ रुपया जो है राजस्थान को भी उसकी रेवेन्यू मिलती, उसके जो है राजस्थान को भी उसका लाभ होता। दोनों तरफ नुकसान हुआ, लेकिन प्रतिशोध की भावना आदमी को इतना जो है वो बना देती है कि कितना भी नुकसान हो, लेकिन मैं इस नुकसान को इसको जरूर करूंगा, चाहे मेरा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि हमको इस बात से बचना चाहिए कि हम व्यक्तिगत केवल इस विद्वेष की वजह से हम यदि नुकसान करते हैं स्टेट का, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक के बारे में काफी चर्चा हुई और अब तो जब भी आहूत होती है विधानसभा तो पेपर लीक की चर्चा की जाती है और बार बार में कहे जाते हैं अभी तो छोटी मछलियां पकड़ी है, बड़े मगरमच्छ अभी पालने बाकी हैं। तो रोक कौन रहा है, पहला तो ये प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्र भाव से एक बात कहना चाहता हूं और शायद इस सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो है इस बात से खुद सहमत भी होगा, क्योंकि हर एक के जो है युवाओं से संबंध है, अपने अपने क्षेत्र से जो है उसके युवा उनसे जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो रोजगार की तलाश में जो इधर उधर परेशान रहते हैं, उन सबको इस बात की चिंता है। सम्मिलित प्रयास करके इसको रोकना पड़ेगा। जब इस पे पेपर लीक की जब ये घटनाएं हो रही थी तो माननीय उस वक्त की तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सख्त से सख्त कानून बनाए। 5 साल से लेकर 10 साल तक का जो है कड़ी सजा का प्रावधान किया। करोड़ों रुपए से 5 से 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का जो है उसमें सजा का प्रावधान किया। उन्होंने ये भी प्रावधान किया कि यदि कोई पकड़ा जाता है, यदि इस तरह से इस लीक में जो है उसको शामिल होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सीज का है, उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को। बार बार इस बात को केवल इंगित करना और इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाना, पॉलिटिकल इश्यू बनाने से यदि माननीय सभापति महोदय इस बात का जो हम मन में तसल्ली हो सकती है कि साहब मैंने ये कर दिया,
लेकिन उस व्यक्ति का भला आप नहीं कर पा रहे हैं जो इससे पीड़ित है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उसको हम क्या लाभ पहुंचा रहे हैं? पूरे राजस्थान को एक संदेश देने की इस बात की आवश्यकता है कि पेपर लीक चाहे इधर के पक्ष के हो चाहे उधर के पक्ष में हो, हम सब इसके घोर विरोधी हैं और हम इसको किसी भी कीमत पे जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम इसको रोकेंगे, हर तरह से हम रोकेंगे। इस बात की कोशिश की जानी चाहिए। तब तो इस बात का आनंद भी आता है कि हम यहाँ पे सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं और जिम्मेदार होने के बावजूद भी हम बार बार केवल एक राजनीतिक के हम जो एजेंडा छेड़ करके चले हैं। इससे माननीय सभापति महोदय, हो सकता है मेरे मन की संतुष्टि हो, ये ठकुर स्वाति बात है, मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सभापति महोदय शिक्षा की बात करूं, हमारे मित्र भी हैं और बड़े ऊर्जावान भी हैं, जगह जगह जाते हैं और क्लासेज लेते हैं और लोगों से बड़े बड़े जो है अपील भी करते हैं। लेकिन कल एक जो हाईकोर्ट ने जो एक कल एक रिपोर्ट किया, जो शिक्षा अधिकारी वहां पे जो एजुकेशन सेक्रेटरी जो वहां पे गया हुआ था, हाईकोर्ट ने उसको पता है क्या कहा? हाईकोर्ट ने ये कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चियां स्कूल में पानी इसलिए नहीं पीती कि उनके लिए टॉयलेट नहीं है। हम बात कर रहे हैं इतने हजार करोड़ रुपए हमने उसमें खर्च कर दिया, इतने हजार करोड़ रुपए हमने उसमें खर्च कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को यदि हम महसूस करें, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का यदि हम संज्ञान लें, तो मैं माननीय विराजे, प्लीज माननीय विराजे, हाईकोर्ट ने उसको उस सचिव को कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस सदन में बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए। सेक्रेटरी की अपनी तनख्वाह से बना देगा वहां पे टॉयलेट, ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी वहां पे रिप्रेजेंट करता है आपको सरकार को, लेकिन सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला सचिव यदि अपनी सैलरी से, हो सकता है अपनी सैलरी से एक स्कूल में बना दे वो। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जब उन्होंने कहा कि साहब क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो उसने ये कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जर्जर भवनों को दुरुस्त करने के लिए और वहां पे टॉयलेट बनाने के लिए। तो क्यों नहीं बना पा रहे हो? कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। भारत सरकार पैसा दे नहीं रही है तो भाई आप जो है कोई एनजीओ से ले, सीएसआर फंड से ले। लेकिन हाईकोर्ट ने सीएसआर फंड के साथ यही बात और कही कि आपकी रिपोर्ट ये है कि आप पैसा लेकर के दूसरी योजनाओं में लगा देते हो। पैसा यदि लेते हो तो उसी योजना में लगाना जिस योजना के लिए आप ये पैसा ले रहे हो। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति माननीय सभापति महोदय और क्या हो सकती है, आप ये समझाएं। माननीय मंत्री जी सुनते उद्वेलित हो जाते हैं। उद्वेलित मत होइए, अपने मन में इस पीड़ा को महसूस करिए। वो आपकी बेटी हो सकती है, वो मेरी बेटी हो सकती है, वो सबकी बेटियां हैं। वो इस पीड़ा में परेशान हो रही है कि वो जल इसलिए नहीं पी पा रहे हैं। जल न पीने से उसके शरीर पे जो है किस तरह की परेशानी खड़ी होती है। वो जब इस तरह की उस परेशानी को भुगतती है तो उसको क्या क्या परेशानियां भुगतनी पड़ती है। हम दिल से महसूस क्यों नहीं करते इस बात को? केवल उद्वेग करना यहाँ पे ये दिखाना कि मैंने ये शारीरिक क्षमता का सवाल नहीं है, ये बौद्धिक क्षमता का सवाल है। मन से आपको दिल में इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि वो बच्ची उसकी नहीं, वो बच्ची किसी की भी नहीं, वो बच्ची मेरी है। आप शिक्षा मंत्री है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप शिक्षा मंत्री है, इस देश में, इस राजस्थान में पढ़ने वाली हर बेटी आपकी बेटी है, हमारी बेटी है। हमको इस बात की पीड़ा करनी चाहिए। पूरे सदन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इस बात को जो है संज्ञान में लाना चाहिए। जर्जर भवन में हो सकता है कि आप बाहर बैठ जाएं, लेकिन उस पीड़ा को कौन महसूस करेगा जो हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी की है। जर्जर भवन में जो है आप किसी मंदिर में बैठ सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, उस पीड़ा को कौन महसूस करेगा? इस पीड़ा को महसूस करने की आवश्यकता है और दिल से महसूस करने की आवश्यकता माननीय सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं। राइजिंग राजस्थान बड़ा जिक्र हुआ। पिछली बार भी जो है 35 लाख का ढोल बजाया गया, बड़े जोर शोर से ढोल बजे। राइजिंग राजस्थान, प्रवासी भारतीय दिवस। सभापति महोदय, ये राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ सुनने में ये लगता है जब पूरा पेट जो है बरसों तक एकदम से आदमी संतुष्ट हो गया, लेकिन धरातल पे क्या 35 लाख करोड़ में से माननीय सभापति महोदय 26 लाख करोड़ तो सोलर एनर्जी के हैं। सोलर एनर्जी में जो सबसे बड़ा जो आपको ऊर्जा का जो है उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसमें जो हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है आज इस देश को, इस राजस्थान को, रोजगार की, रोजगार सृजन नहीं होता माननीय सभापति महोदय। उसमें सोलर एनर्जी में रोजगार का सृजन नहीं होता, न उसमें ट्रस्टी लगती है, न उसमें जो एंसिलरीज लगती है। आज रिफाइनरी आ रही है,
रिफाइनरी के साथ लाख से ज्यादा लोग जो है वहां पे रोजगार प्राप्त करेंगे। रिफाइनरी के साथ एंसिलरीज लगेगी, रिफाइनरी के साथ टर्सरी लगेगी। टर्सरी का मतलब बैंकिंग है, आपका सेवा से है कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, बैंकिंग का भी काम होगा, होटल्स भी आएंगे, रेस्टोरेंट भी आएंगे, और कितने लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। सोलर एनर्जी में आपको 4 आदमी चाहिए जो आपके सोलर पैनल को साफ कर ले। उससे जो है आप मन को तो बड़ा गुदगुदा रहे हो। आपने कई तरह की पॉलिसी बनाई, आपने पॉलिसी बनाई कि साहब उसमें ओडीओपी नीति और एमएसएमई नीति, इंटीग्रेटेड क्लस्टर नीति, एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये सारे माननीय सभापति महोदय रिप्स 2022 के और रिप्स 2024 के ऑलरेडी सारे के सारे हैं। केवल उसका जो है कलेवर बदलना, उसको रंग बिरंगा करना, लोगों को भ्रमित करना कि देखो हमने ये 4 नई पॉलिसी बना दी। कोई गाइडलाइन नहीं है, जो पॉलिसी ऑलरेडी आपके पहले बनी हुई है उस पॉलिसी के माध्यम से भी तो आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। सिंगल विंडो में बता दें आपने माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्री जो भी आता है आप मातृभूमि से जोड़ने के लिए सारी बातें करते हैं। उद्योग लगाने के लिए आदमी रिटर्न चाहता है, ये कोई चैरिटी नहीं करने आ रहा है वहां पे। यदि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि वो 100 करोड़ रुपए भी लगाता है, 1000 रुपए भी लगाता है, तो चाहता है कि मुझे 1000 के बदले में इन्वेस्टमेंट का बदला मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। चैरिटी हो सकता है कि आपको 10 करोड़ दे दे वो, लेकिन 10 करोड़ रुपए आपके कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपसे रिटर्न चाहता है। तो आप ये सारा कर रहे हैं, ये ठीक है, आपको बहुत अच्छी लग रही है तो करना चाहिए। टूरिज्म है, उनको पनपाइए। आपने ये भी कहा कि जो है आप यहाँ पे हेल्थ, मेडिकल हेल्थ में जो है आप टूरिज्म पनपाएंगे। कैसे पनपाएंगे? आज आपके अस्पतालों की क्या हालत हो रही है? राजस्थान सरकार की जो स्कीम थी माननीय सभापति महोदय, माँ योजना, माँ नाम लेते ही जो है आदमी का दिल भर जाता है कि यार माँ का नाम ले दिया तब तो सारा कल्याण ही हो गया। उस माँ योजना की स्थिति क्या बनाई आपने? माँ योजना में सबसे बड़ा नुकसान जो माननीय सभापति महोदय जो हुआ है, हमारे जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों का 100 करोड़ रुपया माँ योजना के माध्यम से जो वहां पे उनका इलाज होता, 100 करोड़ रुपए रिजेक्ट कर दिए कंपनी ने। किसको फायदा पहुंचाया? एक प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, मेरा आरोप है इस बात पे कि कंपनी किसको फायदा पहुंचा रही है कि उसके 100 करोड़ रुपए आपने उसको जो है लैप्स करने दिए। सीकर का एक अस्पताल है, उसके भी 9 करोड़ रुपए हैं। 9 करोड़ रुपए यदि वो मिलते तो सीकर का अस्पताल अपने आप को सारी जो आवश्यकताएं जो है वो सारी पूर्ति करता। अस्पताल में जो है अपनी सारी सुख सुविधाएं डेवलप करता, अस्पताल में जितने को सामान परचेज करना होता वो परचेज करता। माँ योजना में 100 करोड़ रुपए सरकारी अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेजेस के रिजेक्ट कर दिए उसने, ये कह करके कि ये हम जो है पास नहीं करेंगे। आपकी इस माँ योजना में खासतौर से जो आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके लिए मात्र 4700 रुपए का प्रावधान है। 4700 रुपए में उसकी दवा का भी है, उसकी बाकी सारे खर्चे का भी है। स्पेसिफिक जो है बीमारी के नाम पे आपने आईसीयू में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मेहरबानी करके जब पिछली सरकार के जो भी प्रोग्राम्स थे, जो चिरंजीव योजना में जो भी कुछ शामिल था, उस सबको हटाने से क्या फायदा माननीय सभापति महोदय? योजना का नाम बदला, किसी को एतराज नहीं, आप बदलिए नाम, लेकिन योजना में जो मिलने वाला जो लाभ जो है उस लाभ से आम आदमी को वंचित क्यों कर रहे हैं? आरजीएसएस की क्या हालत है? आरजीएसएस में जो है वो लोगों के भुगतान नहीं हो रहे हैं मेडिकल स्टोर्स के। आरजीएसएस में जो लोग जो है मारे फिर रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही है। तो माननीय सभापति महोदय, ये सारी चीजें इसलिए निवेदन में कर रहा हूं आपसे कि सरकार इन सारी चीजों को गंभीरता से महसूस करे। ये यहाँ पे जो है वो समर्थन मूल्य की बात आई। खरीफ की सीजन में माननीय सभापति महोदय अक्टूबर नवंबर में खरीद शुरू नहीं की और 60% से ज्यादा लोगों ने अपना उत्पाद जो है बाहर भेज दिया। रजिस्ट्रेशन हुआ उनका 10,530 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें 4710 लोग ही जो है वो काउंटर पे जा पाए, क्योंकि जब उसको जरूरत थी तब आपने खरीद नहीं की। किसान तो हैंड टू माउथ रहता है माननीय सभापति महोदय। कई बार उसकी ये परेशानी रहती है कि मुझे तो तत्काल पैसा चाहिए, उसके घर की अपने कोई भी कामकाज की व्यवस्था हो सकती है, उसके घर की कुछ जरूरतें हो सकती है, उसके लिए जब उसको पैसा चाहिए तो इस बात का इंतजार नहीं करता हो और उसको अपना उत्पाद सस्ते में बाहर बेचना पड़ा। वो सरकार से इस बात की उम्मीद कर रहा था कि समय पे समर्थन मूल्य से खरीद होगी तो उसको लाभ होगा।
लेकिन उस लाभ उसको नहीं मिल पाया। और जब वक्त निकल गया तब दिखावे के लिए कि सरकार का एजेंडा है, सरकार के इस एजेंडे को हम प्रभावित रूप से हमको लागू करना है, लागू किया तो सीमित लोग जो उसका लाभ उठा पाए। स्वाति महोदय, ये सरकार की योजनाएं हैं, निश्चिंदेह जो है सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, जिनसे हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि सरकार उन गरीबों का भला चाहती है। लेकिन उसका प्रभावी, उसकी जो मॉनिटरिंग जो प्रभावी होनी चाहिए, उसके लिए किसी को लायबल ठहराना पड़ेगा, उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में जो है ये काउंटर शुरू क्यों नहीं हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा इस बात की, या सरकार का हिडन एजेंडा है कि टालो इस बात को, इंतजार करके अपने आप घर चला जाएगा, अपना सामान बेच लेगा और फिर जो थोड़ा बहुत हमको खरीद करके अपना जो हेडलाइन बनानी है, अपने हेडलाइन बना लेके समर्थन मूल्य पे हमने जो है ये किया, समर्थन मूल्य पे हमने वो किया। माननीय सभापति महोदय, 2-3 मिनट और बोलना चाहूंगा सभापति महोदय। समाप्त करें साहब। महात्मा गांधी नरेगा की भी आपने बात की, उसका नाम आपने बदल करके वीबीजी रामजी विकसित भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2025। इसमें माननीय सभापति महोदय, आज तो हम बहुत जो है आनंदित हो रहे हैं, सीना फुला के चल रहे हैं, लेकिन 40% पैसा जब स्टेट को देना पड़ेगा तब आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि 40% पैसे से जो मांग आधारित जो स्कीम थी महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसको आपने उसका क्या हस्र किया है। माननीय सभापति महोदय, आज कॉलेजों की आप हालत देखें, 2626 पोस्टों में से 1519 आदमी लगे हुए हैं, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर सारे के सारे, बाकी सारे के सारे पद खाली हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पर यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज बना दी हमने, तो मेडिकल कॉलेज बनाने से यदि ये सारी चीज़ें होती, और माननीय सभापति महोदय खासतौर से जब आपने ये स्वच्छ भारत मिशन की जिक्र किया तो मुझे फिर जो है वो चेहरे ध्यान में आते हैं, खासतौर से वाल्मीकि समाज के बच्चे जो इस बात की उम्मीद किए बैठे थे कि 20,000 सरकारी नौकरियां हमको जो पिछली सरकार में जो सरकार ने घोषणा की थी उनसे हमको लाभ मिलेगा। 24,000 आज 2 साल से ऊपर होने को है। माननीय सभापति महोदय, वो वाल्मीकि समाज का कर्मचारी आज भी इस बात के इंतजार में बैठा हुआ है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा और अपने परिवार का पेट पालेगा। उसको बंधुआ मजदूर की तरह से माननीय सभापति महोदय संविदा पे उसको लगा के बैठा रखा है। बिराजे सब बिराजे। तो सभापति महोदय, मैं ये सारी चीजें कहने का मेरा अक्सर मकसद ये था, अभी श्री प्रताप भी हमारे बारिश आने वाले मान्य 1 मिनट बोलूंगा, माननीय सदस्य ने EU का जिक्र किया। EU के समझौते को उन्होंने जैसे यूं जिक्र किया जैसे कोई आज सब कुछ जो है हासिल हो गया, 12 महीने से ऊपर लगेंगे। और अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे काश्तकार जो दूध उत्पादक जो लोग हैं उनका होगा। अमेरिका का जो आपने